प्रणाम। किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा उसकी शिक्षा होती है। प्रतिष्ठा अर्थात आधार। शिक्षा किसी राष्ट्र का आधार है, उसकी आत्मा है, उसकी चेतना है, उसकी रीढ़ है। उसी से राष्ट्र गतिमान होता है। राष्ट्र की जो कुल अवधारणा है, उस कुल अवधारणा के लिए शिक्षा का अपना होना बेहद जरूरी है। हमारी विडंबना यह है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश में आक्रांताओं की शिक्षा गतिमान है। हमारे देश में आक्रांताओं की शिक्षा चल रही है। शिक्षा ही भावना का निर्माण करती है। जब शिक्षा आक्रांताओं की है तो भावना सोचो कैसी बनेगी। और अगर भावना ही सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र की संकल्पना का सुरक्षित होना तो नितांत असंभव है। तब राष्ट्र की संकल्पना ही सुरक्षित नहीं होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम शिक्षा पर विशेष प्रयत्न करें। हमारी सरकार इस शिक्षा पर विशेष प्रयत्न करे, प्रजा इस शिक्षा पर विशेष प्रयत्न करे। आप समझिए कि हम अपनी सारी जिम्मेदारी सरकार पर सौंप देते हैं। हम अपनी सारी जिम्मेदारी सरकार को दे देते हैं और अपनी काम से इतिश्री हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमने वोट डाल दिया, हमारा कर्तव्य पूरा, हमें इससे ज़्यादा कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। केवल वोट डालना भर ही हमारा कर्तव्य था, इसके अलावा हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। वोट हमने डाल दिया, अब सरकार करे जो उसे करना है। लेकिन क्या हमारी कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है? हमारा कोई राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है? और अगर हमारा भी राष्ट्रीय कर्तव्य है तो इस शिक्षा को स्थापित करने में जितनी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी हम प्रजाजनों की भी बनती है। इसलिए आवश्यकता है कि प्रजा और राजा मिलजुल कर काम करें, आपस में सम्मिलित सामर्थ्य से इस चीज को खड़ा करने का प्रयास करें। हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सरकार न चाहती हो कि चीज़ों में उन्नति हो। सरकारें चाहती हैं चीज़ों में उन्नति हो, सुधार हो। भ्रष्टाचार अपनी जगह है, भ्रष्टाचार भी काम करता है, भ्रष्टाचारी भी काम करते हैं, घोटालेबाज भी काम करते हैं। लेकिन वहीं इस मशीनरी के भीतर कुछ अच्छी गरारियाँ भी होती हैं और वो कुछ अच्छी गरारियाँ काम करती हैं। हमें ज़रूरत है उन अच्छी गरारियों का इस्तेमाल करके अपने देश को समुन्नत रूप से बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें एक सम्मिलित प्रयास की ज़रूरत है। तो मित्रों, आओ मिलकर एक सम्मिलित प्रयास करें, एक कोशिश करें कि हम इस राष्ट्र की शिक्षा को, इस राष्ट्र की चेतना, इस राष्ट्र की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकें। जो आक्रांताओं की शिक्षा स्कूलों, मदरसों या दूसरे इदारों से चल रही है, हम विचार करें कि इसमें कितना सही कितना गलत। जो गलत है उसे छोड़ देने की ज़रूरत है, जो सही है उसे ले लेने की ज़रूरत है। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये दुनिया की किसी भी किताब में लिखा हो तो ये गलत नहीं हो सकता, वो स्वीकार करने के योग्य है। लेकिन धरती स्थिर है और सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है। अगर ऐसी एक किताब है जो दुनिया में खुदाई किताब होने का दंभ भरती है और उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तब ऐसी सूरत में सोचिए वो शिक्षा हमारे बालकों को, हमारे भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगी। तो मित्रों, हम लोगों ने आर्ष विद्याकुलम के नाम से एक बड़े समूह के रूप में, मैं अकेला नहीं हूं, जब मैं आपको दिख रहा हूं तो केवल चेहरा हूं, लेकिन हम एक बहुत बड़ा समूह हैं और हम एक बहुत बड़ा समूह इस काम को कर रहे हैं कि हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सरकार को सुझाव दें और लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार से मांग करें कि हमारी शिक्षा में परिवर्तन करो। वैसा परिवर्तन जैसा मैकाले ने किया था इस देश को गुलाम बनाने के लिए, इस देश को फिर से आज़ाद करने के लिए, वैसा ही परिवर्तन करने की ज़रूरत है। व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन के लिए कदम नहीं उठाया तो आप जानिए देश बहुत दूर नहीं है। 30 साल के भीतर क्या होने वाला है आप भली प्रकार जानते हैं। यहाँ यूट्यूब की गाइडलाइन भंग करके मैं अपनी आवाज़ को, अपने कंठ को बंद नहीं करूँगा। आप सब जानते हैं 30 साल बाद क्या होने वाला है। जिन्हें नहीं पता, हम लोग फिजिकल सेशन लगाते हैं। आइए फिजिकल सेशंस में आपको बताएंगे कि 30 साल के भीतर क्या होने वाला है यदि हम नहीं जागे तो। वो लोग जो ये घोषणा करते हैं कि 15 मिनट में हम पूरे देश को बर्बाद कर देंगे यदि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए, वो खामखा नहीं बोल रहे हैं। उनके पास प्लान्स हैं, उनके पास योजनाएं हैं, उनके पास संसाधन हैं, तब जाकर वो बोल रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है मित्रों, आओ मिलकर हम काम करें, आओ मिलकर हम कोशिश करें। शिक्षा में क्या प्रस्ताव हो सकता है? तो सोचो कि ये जो देश है, ये देश कैसी परंपरा का देश है। तो ये देश की जो मूल परंपरा है, वो मूल परंपरा है वर्णाश्रम की परंपरा। यहाँ वर्ण और आश्रम की परंपरा है। वर्ण का मतलब जातियाँ नहीं, जहाँ जातियाँ नहीं होती वहाँ वर्ण होता है। वर्ण और जाति में भारी भेद है। वर्ण योग्यता पर खड़ा होता है,
जाति जन्म पर खड़ी होती है। जो जन्म पर खड़ा है वो अस्वीकार करने के योग्य है, जो वर्ण पर खड़ा है, योग्यता पर खड़ा है। वर्ण मतलब चयन करना, किसी चीज को चुनना। मैं चुनता हूं कि मुझे चपरासी हो जाना है, मैं चुनता हूं कि मुझे IAS हो जाना है, मैं चुनता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री हो जाना है। इसी तरह मैं चुनता हूं कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मैं चुनता हूं कि मुझे क्षत्रिय बनना है, ये मेरा चुनाव है कि मैं शूद्र बन जाना चाहता हूं, ये मेरा चुनाव है कि मैं वैश्य बन जाना चाहता हूं। ये चुनाव है, आपके चुनाव पर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहेंगे वाह जी वाह, शूद्र कौन बनना चाहेगा, बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन जैसे कर्म करता है वैसा ही हो जाता है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। होता कोई कुछ नहीं है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे आप बन जाते हैं। संसार में कोई नहीं रोक सकता आपको आपके कर्म के अनुकूल हो जाने से। आप जैसा कर्म करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो मित्रों, आओ मिलकर इस योग्यता वाली व्यवस्था को खड़ा करें और ये जो जन्म वाली व्यवस्था चल रही है इसे डेमोलिश करें, इसे बर्बाद करें, इसे छोड़ें, खत्म करें। इस जातीय व्यवस्था को जिसने इस देश का नाश किया है, इस जातीय व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करें, खत्म करें और खड़ा करें एक ऐसी व्यवस्था जो चयन के आधार पर खड़ी हो, जिसमें हमारी योग्यता का पैमाना हो, जिसमें हमारे कर्म हमारा पैमाना हो, दूसरी कोई चीज ना हो। ये एक उत्तम व्यवस्था है, इसलिए जरूरी है इस वर्णाश्रम परंपरा को दोबारा से जीवित करना। दूसरी आश्रम परंपरा है। आश्रम परंपरा में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जीवन के 4 प्रभाग हैं और इन चारों प्रभागों में इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, समाज के लिए और अपने लिए आपकी 4 प्रकार की जिम्मेदारी है। इस 4 प्रकार की जिम्मेदारी का नाम ही आश्रम है। असल में आश्रम शब्द का अर्थ ही होता है, आ कहते हैं सही और श्रम कहते हैं परिश्रम को। जहाँ परिश्रम सहित जिया जाए उसी का नाम आश्रम है। हाँ, आजकल जो आश्रम लोगों ने बना रखे हैं उन आश्रमों में तो AC लगे हैं, रंगीन TV लगे हैं और मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं, वहाँ श्रम है ही नहीं। तो वो आश्रम नहीं, वो तो आश्रम है। लेकिन आश्रम उसे कहते हैं जहाँ श्रम सहित जिया जाए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो आश्रम हमारे यहाँ होता था जहाँ हम विद्या प्राप्त करते थे। आज इस ब्रह्मचर्य आश्रम की क्या स्थिति है, क्या आकलन है, छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। इस देश की टोटल आबादी 135 से 40 करोड़ या 150 करोड़ मोटा मोटी कह लीजिए। इस देश में कुल विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो 17 से 20 करोड़ विद्यार्थी हैं जो पहली कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक स्कूलिंग में पढ़ते हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूलिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो टोटल आंकड़ा है वो 17 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है। ये 17 करोड़ से 20 करोड़ वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग आंकड़े हैं, इसीलिए मैं इन सारे आंकड़ों को सम्मिलित रूप से बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ 17 करोड़ से लेकर 20 करोड़ छात्र ऐसे हैं जो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इन छात्रों में से 2 करोड़ छात्र होते हैं जो 12वीं कक्षा पास करके बाहर निकलते हैं। बाकी सारे छात्र 12वीं कक्षा करने से पहले पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि हम हर साल कई करोड़ अकुशल मजदूर पैदा करते हैं। उस देश का भविष्य क्या होगा जो हर साल कई करोड़ अकुशल मजदूर पैदा करता हो। हर एक कम से कम हम स्किल्ड लोग पैदा करें, हमारी लेबर भी पैदा हो तो स्किल्ड लेबर तो पैदा हो। सोचो, एक लेबर वो थी जिसने 50 किलोमीटर लंबा समुद्र बांधा था पुल के ऊपर लंका जाने के लिए, एक वो लेबर थी। एक ये लेबर है जिसने 10वीं और 12वीं भी पास नहीं किया है। क्या स्थिति हमारे देश की शिक्षा की है। इसीलिए मैं एक आह्वान करता हूं, एक समाधान देता हूं आपको। इस देश की सारी समस्याओं का एक समाधान है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जाए। लेकिन शिक्षा तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक शाहरुख खान, अंबानी और अडानी का लड़का, दूसरी तरफ घसीटू का लड़का, इन दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन होंगे पढ़ने के। अगर किसी के पास ऑप्शन मौजूद है तो आप समझ जाइए फिर वो शिक्षा सबके लिए बराबर नहीं हो सकती। शिक्षा आपको बराबर करनी पड़ेगी। हम कहते तो हैं शिक्षा सबके लिए समान, शिक्षा सबका अधिकार, लेकिन शिक्षा सबका अधिकार नहीं हो सकती। कब तक? तब तक नहीं हो सकती जब तक इनके पास ऑप्शन रहेगा। अगर खान के लड़के के पास ऑप्शन रहेगा, के लड़के के पास ऑप्शन रहेगा कि वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकता है, तब तक घसीटू का लड़का उसी प्राइमरी स्कूल में बैठकर पढ़ेगा जहां टाट पट्टी तो है बैठने के लिए लेकिन फटी हुई है, अध्यापक तो है लेकिन वो जनगणना में गया हुआ है।
और जब तक यह अंतर रहेगा कि घसीटू का लड़का इस लेवल पर शिक्षा प्राप्त करता है और अंबानी का लड़का इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी शिक्षा की समानता नहीं होगी। और जब तक शिक्षा समान नहीं होगी तब तक अवसर समान नहीं होंगे। इन अवसरों में असमानता ऐसी ही बनी रहेगी। अगर आपको अवसरों को समान करना है तो आपको शिक्षा को समान करना होगा। और शिक्षा को समान करने का तरीका है कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा लागू हो। शिक्षा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा हो, सबको एक तरह के संसाधन उपलब्ध हो, सब एक तरह की परिस्थितियों में रहकर पढ़ें, सब एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ें, सबकी शिक्षा समान हो। जब तक ये नहीं होगा, किसी के पास ऑप्शन रहेगा, शिक्षा समान नहीं होगी। शिक्षा समान नहीं हुई तो अवसर समान नहीं होंगे। इसीलिए मैं एक ऑप्शन देता हूं कि आओ मिलकर सरकार से गुहार करें, सरकार से मांग करें, लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार से मांग करें कि सरकार इस देश में सारे बोर्ड्स को खत्म करके एक बोर्ड लागू करे। लेकिन ये एक बोर्ड जो सरकार लागू कर रही है ये पूरे देश में लागू हो। मैं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने पिछले कई दशकों के अंधेरे को पार करके सूर्य सा उजाला इस प्रदेश में किया है, जहां उत्तर प्रदेश जंगल राज में जीता था, आज उत्तर प्रदेश में चहुं ओर शांति दिखाई देती है, दंगे नहीं होते हैं। तो मैं आदित्यनाथ योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश में इस मॉडल एजुकेशन को लागू करें कि पूरे प्रदेश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और नाना प्रकार के जो बोर्ड हमारे प्रदेश में लागू हैं, इन सारे बोर्ड्स को हटाकर कम से कम ये कोशिश की जाए कि एक बोर्ड लागू हो। एक तरह की शिक्षा सब पढ़ें, अलग अलग प्रकार की शिक्षा नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि सरकारी स्कूल के अध्यापक का पुत्र कहीं और पढ़ता है और एक घसीटू है उसका बालक कहीं और पढ़ता है। दोनों की शिक्षा में प्रचुर अंतर है और प्रचुर अंतर होने से अवसरों में अंतर आ जाता है। सरकारी स्कूल के अध्यापक भी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाऊं जिसमें मैं पढ़ाता हूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि व्यवस्थाएं ऐसी अच्छी नहीं है कि वो वहां पढ़ा सके। और क्योंकि उसके पास संसाधन है इसलिए सभी अपनी संतान का उत्थान चाहते हैं, तो वो उसे वहां भेज देता है जहां तक कि संसाधन या योग्यता उसके पास है भेजने की। अब घसीटू के लड़के के पास वो संसाधन योग्यता है ही नहीं कि वो उस स्कूल में भेज सके, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो खिचड़ी खाने के लिए एक ऐसे स्कूल में जाता है जहां शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। दूसरी चीज, ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बोर्डिंग हो, बोर्डिंग स्कूल्स हों, पूरे देश में बोर्डिंग स्कूल्स हों। ये घर से आने जाने वाली जो स्कूलिंग है ये बंद हो और पूरी तरह सारे बच्चे आकर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ें। और जिस बोर्डिंग स्कूल में बच्चे आकर पढ़ें, कक्षा 1 में आ जाएं और अपनी पीएचडी पूरी करके बाहर निकलें, या हम इसे कह सकते हैं P2P, प्राइमरी टू पीएचडी। पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार ले, सारा खर्च सरकार उठाए, 1 रुपया भी माता पिता की जिम्मेदारी नहीं हो। व्यक्ति को शिक्षा मिले ये उसका मौलिक अधिकार है और शिक्षा के लिए पैसा लिया जाए इससे बुरी बात नहीं हो सकती। शिक्षा और विद्या बेचने की वस्तु नहीं है, बेचने की वस्तु नहीं है कि अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं, ये एक महंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये एक छोटी खोखा है और इस खोखे में जो शिक्षा बिकती है वो बहुत सस्ती शिक्षा है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो शिक्षा बिकती है वो बड़ी शिक्षा है। आजकल ऐसा ही कांच के बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, कांच के बने होते हैं, जहां लाखों लाख रुपए की शिक्षा होती है। और इन कांच के शॉपिंग मॉल में जहां शिक्षा बेची जाती है वहां महंगे लोग उस शिक्षा को खरीद सकते हैं। और घसीटू क्या करे, उसके पास तो इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास खड़े होने का भी पैसा नहीं, तब वो बेचारा एक खोखे पर इस शिक्षा को खरीदने जाता है। ऐसा खोखा जिसके पास खुद ही घर में उसकी दुकान में रखा हुआ माल नहीं है, वो क्या घसीटू को देगा और क्या अपने पास बचा कर रखेगा और किस चीज का मूल्य लेगा। ऐसी परिस्थिति इसमें है। इसे हमें एक प्लेटफार्म पर लाना होगा और इस प्लेटफार्म को हमें पूरी तरह फ्री करना होगा कि पूरे देश की शिक्षा एक जैसी हो, पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट हो, पूरा बोर्डिंग हो। अब मानिए, सोचिए इस चीज को कि अगर 20 करोड़ छात्र बोर्डिंग स्कूल्स में चले गए तो सोचिए सड़कों की हालत क्या होगी, गांव की हालत क्या होगी, शहरों की हालत क्या होगी।
अब सोचिए उन पत्थरबाजों का क्या होगा जो बच्चों को पैसे देकर या बच्चों की भावनाएं भड़काकर उनसे पत्थरबाजी करवाते हैं। सोचिए उस आतंकवाद का क्या होगा जो नन्हे नन्हे बालकों के हाथ में बंदूक थमाकर उनसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनसे गोलियां चलवाते हैं, हत्याएं करवाते हैं। सोचिए उन धर्म के ठेकेदारों का क्या होगा जो नन्हे बालकों को बहकाकर उन्हें अपने राजनीतिक या सामाजिक लाभों के लिए वो दंगाई प्रोग्राम करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, मजहबी झगड़े करवाते हैं। उन सब का क्या होगा? सोचिए बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन इस देश के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकती है। बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन आज मैंने केवल प्रस्ताव रखा है, ये मेरा आज 5वां संवाद आपके बीच में आ रहा है। इस 5वें संवाद में मैंने आपके सामने केवल प्रस्ताव रखा है कि बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन इस देश की समस्या का समाधान हो सकती है। अब बोर्डिंग स्कूलिंग के क्या क्या लाभ होंगे ये मैं अगले संवाद में आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आप क्रम से मेरे संवादों को सुन रहे होंगे और इन संवादों के साथ जुड़े हुए होंगे। जरूर आपके पास कुछ सवाल होंगे, कुछ सुझाव होंगे। मैं आमंत्रित करता हूं, आपके सारे सवालों का स्वागत करता हूं, आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि शिष्ट भाषा का प्रयोग करके आप मुझसे प्रश्न पूछें, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मैं सारे सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आपके सुझाव, आपके प्रश्न दोनों ही मेरी मदद करेंगे इस विचार को पुख्ता और मजबूत करने में कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदला जाए। लेकिन हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था को वापस भारतीय मोड में ले जाना होगा, जहां से निकालकर मैकाले शिक्षा व्यवस्था को इस देश में लाया, जहां से निकालकर गजनवी उच्च शिक्षा व्यवस्था में से निकालकर इस शिक्षा व्यवस्था में लाकर हमारे बच्चों को पत्थरबाज और आतंकवादी बना रहा है। इसीलिए जरूरी है हम शिक्षा व्यवस्था को वापस उसी मोड़ में ले जाएं जिस मोड़ में आचार्य भास्कर अपनी 10 साल की बच्ची को ग्रहों की दूरी कैसे पता की जाती है यह बताता है। जहां आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के सैकड़ों यंत्रों का जिक्र करता है और सैकड़ों प्रकार की शल्य चिकित्सा का साफ साफ विवरण देता है। जहां आचार्य भारद्वाज गुरुकुल में बैठकर अपने छात्रों को विमान बनाने की शिक्षा देता है, जहां आचार्य वशिष्ठ राम और निषाद दोनों को एक ही टाटपट्टी पर बिठाकर उन्हें पुल बनाने की शिक्षा देता है कि पुल कैसे बनेगा, उन्हें सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा देता है। हमें शिक्षा व्यवस्था को इस रट्टू शिक्षा व्यवस्था से उठाकर, इस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से उठाकर विज्ञान के उस ऊंचाई पर ले जाना होगा जहां ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अगस्त्य अपने छात्रों को बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजेब्रा, कैलकुलस, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इनकी शिक्षा देते थे। ये सारी शिक्षा जहां भारत में उस समय विद्यमान थी, हमें इस सारी शिक्षा को बदलना होगा। केवल हमें मोड बदलना है। मैं आपको कह रहा हूं हमें शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। सब फिजिक्स सही है, सारी केमिस्ट्री सही है, सही ना होती तो मंगल पर यान ना पहुंचता, सारा मैथमेटिक्स सही है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो हमें भारतीय मोड में लाना होगा। अगर हम ये नहीं लाए तो आप याद रखिए हम देश को नहीं बचा पाएंगे। 30 साल में सिविल वार आपके सामने खड़ा है। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। आपको इन पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करने से रोकना होगा। आपको इन आतंकवादियों को आतंकवाद करने से रोकना होगा। आपको इस देश को मजहबी झगड़ों में डालने वाले लोगों से बचाना होगा। आपको उन लोगों का सामना करना होगा जो लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम 100 करोड़ को देख लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र इतना लचर है, जुडिशियरी इतनी लचर है कि जुडिशियरी उस आदमी को वीडियो देखने के बाद यह कहकर छोड़ देती है कि वीडियो कोई आधार नहीं हो सकता। कमाल है। अगर वीडियो भी आधार नहीं है मिलॉर्ड, तो आधार क्या है? क्या आधार है? आपकी वामपंथी सोच, बस यही आधार है। कैसे करेंगे इस देश की रक्षा यदि हमने नहीं सोचा? इसलिए मित्रों, बंधुओं, इस बोर्डिंग स्कूलिंग के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इस पर मैं अगले संवाद में चर्चा करूंगा। इसमें मैं आपके सुझाव और प्रश्न आमंत्रित करता हूं। आप सारे सुझाव और प्रश्न जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ताकि मैं उनसे प्रेरणा लेकर उनमें सुधार कर सकूं। मुझे गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों में विचार करूंगा, और जो भी प्रश्न आपके इस वीडियो के बाद आएंगे उन सारे वीडियो का उत्तर देता हुआ ही मैं 6ठा संवाद आपके बीच में रखूंगा। अभी एक और सूचना फिर से दे देता हूं। 19 जून में मेरे गुरुकुल में हम लोग यहाँ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शिक्षा संवाद और सुरक्षा संवाद के नाम से एक राष्ट्र संवाद हम आयोजित कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि 18 जून की रात में पहुँचने की कोशिश कीजिए। जो लोग निकट के हैं वो 19 जून में सुबह पहुँचिए। 10 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो लोग दूर के हैं वो अभी से रिजर्वेशन करवा लें। यदि मुझसे बात करने की ज़रूरत है तो मुझसे बात कर लें। मेरा
फ़ोन नंबर है 9219487816। मुझसे बात कर लें। बात करके यहाँ आने का मैं आपको तरीका बता दूंगा कि क्या तरीका हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको आर्ष विद्याकुलम का लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डाटा भर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोग यहाँ आने वाले हैं और हम व्यवस्था कर सकें। क्योंकि ये गुरुकुल है हमारे, तो भोजन की व्यवस्था भी आप जानते हैं कि भिक्षा से होती है, तो हमारी स्थितियां दूसरी हैं और हम आप सब लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूर्व सूचना दें ताकि हम इस काम को कर सकें। और सुझाव और प्रश्न आपके ज़रूर आमंत्रित हैं, वो ज़रूर दीजिएगा। उन पर तो मैं ध्यान नहीं दूंगा जो गाली देते हुए प्रश्न लिखते हैं। अब उन्हें क्या कहूँ, कहीं ऐसे पिछली बार भी एक खान साहब आए थे जो बड़ी अच्छी अच्छी गालियाँ देते थे, तो खैर उन्हें उनकी शिक्षा मुबारक। लेकिन जो शिष्ट लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनके प्रश्न, उनके सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।